हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान चैनल। आज का जो न्यूज़ अपडेट है वो फ्लोटिंग सोलर पीवी से रिलेटेड है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस न्यूज़ के साथ साथ मैं आपको फ्लोटिंग पीवी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या होता है और क्या उसके अपने एडवांटेज हैं और क्या चैलेंजेज हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में कवर करते हैं, ये क्या है। तो एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है सील एंड टेरे। उसने एक इंडियन कंपनी है साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड SPIC, उसके लिए उसने कैप्टिव पावर प्लांट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बेस्ड सेटअप किया है साउथ इंडिया में। ये जो SPIC है ये बेसिकली चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जो कि पेट्रोकेमिकल के फील्ड्स में है ये। अब इसके बारे में एक्चुअली इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उस पर्टिकुलर प्लांट का यहाँ पर फिगर शो किया हुआ है और कितना प्यारा और सुंदर दृश्य दिख रहा है आपको। और ये बेसिकली जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये उसी प्रोजेक्ट का फ़ोटो है ये। जो वाटर बॉडीज़ की जो बात की जा रही है, तो ये बेसिकली जो लोकेशन है वो थूथुकुडी प्लांट जो तमिलनाडु में है, ये वहाँ पर ये लोकेटेड है ये। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बेसिकली टोटल जो कैपेसिटी सेटअप किया हुआ है, टोटल 14.7 मेगावाट पीक का प्रोजेक्ट है ये। और जो नंबर्स आप पैनल्स यूज़ किए हुए हैं, अब ये आइए इसके नेक्स्ट उसमें स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट उसमें टोटल जो पैनल्स यूज़ किए हुए हैं, तो टोटल इसमें पैनल्स हैं 37,632। आप देख सकते हैं कितना 37,632। और एक पैनल की जो कैपेसिटी है वो है 390 वाट पीक। और जो टोटल एरिया कवर्ड कर रहा है ये आपका जो फ्लोटिंग जो पॉइंट पर जो टोटल एरिया कवर्ड कर रहा है वो है 15.6 हेक्टेयर्स। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सेटअप किया है ये सील एंड टेरेज की जो कंपनी है, फ्रेंच बेस्ड कंपनी, उसका इंडिया हमने सेटअप किया है। इंडिया बेस्ड, अब एक्चुअली इंडिया में इसका ऑफिस बन गया है और ये उसी ने सेटअप किया हुआ है। जो कि इस न्यूज़ में जो क्लेम किया गया कि अभी ये जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है ये अब तक की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये। और इसके इस प्रोजेक्ट के सेटअप होने से हम 18,686 टन्स ऑफ CO2 एमिशन को हम लोग एवॉइड कर सकते हैं। अब रही बात, ये तो प्रोजेक्ट के बारे में बात होगी। अब एक्चुअली यहाँ पर ये थोड़ा सा भी अगर किसी को है तो हम जान लेते हैं कि एक्चुअली फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट क्या है। तो एक्चुअली अब तक हमने जितना भी सुना है वो बेसिकली सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं। सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट ये क्या है? फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट, इसको FSPV शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे FS फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, FSPV। तो अब तक जितने आप सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो या तो ग्राउंड बेस्ड होते हैं या तो रूफटॉप बेस्ड होते हैं। जो यूटिलिटी स्केल, जो बड़े स्केल से प्रोजेक्ट होते हैं ग्राउंड बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। और जो छोटे या जो भी किलोवाट की रेंज में होते हैं वो हम बेसिकली रूफ टॉप पर यूज़ करते हैं, तो उसको रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ग्राउंड प्रोजेक्ट के बदले अगर हम लोग वाटर बॉडीज़ पर सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाएं, सोलर पैनल्स को अगर वाटर बॉडीज़ पर अगर हम लोग लगाते हैं, सेम यही चीज़ उसको फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं। अगर मतलब समझ गए ना, सेटिंग अप सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स ऑन वाटर बॉडीज इंस्टेड ऑफ ग्राउंड, तो इसको FSPV फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स के नाम जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टेरी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया में जो टोटल वाटर बॉडीज़ का जो एरिया है वो है 18,000 स्क्वायर किलोमीटर। जो वाटर बॉडीज़ का जो सरफेस एरिया अवेलेबल है 18,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम इसको कैपेसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ अगर परसेंटेज टर्म्स लिया हुआ जो वाटर बॉडीज है उसे कुछ परसेंटेज को अगर सोचते हैं कि वो सोलर पैनल लगा देते हैं तो ये कन्वर्ट होता है 280 गीगावाट। मतलब ये है कि टेरी रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा सोलर फ्लोटिंग सोलर का जो पोटेंशियल है वो 300 गीगावाट के आसपास है। और अभी एज ऑन डेट इंडिया में 2000 मेगावाट जो क्लेम किया जा रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। 2000 मेगावाट के हिसाब से इसमें वेरियस स्टेजेस में है। वेरियस स्टेजेस का मतलब ये है कि कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और कुछ अंडर टेंडरिंग स्टेज में है। अगर जो मेजर प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है वो सेकी का 150 मेगावाट आपका रिहंद डैम में लग रहा है, ये यूपी में जो है वो वहाँ पर 150 मेगावाट का लग रहा है। और उसमें जो मेजर्स प्लेयर हैं जो इस फ्लोटिंग सोलर में आज की डेट में वो NTPC है और NHPC है। बहुत सारे स्टेट एजेंसीज भी इसमें टेंडर कर रहे हैं छोटे छोटे। अब आइए हम फ्लोटिंग सोलर की क्यों ज़रूरत है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है,
और क्यों करना चाहिए। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो अभी हम चलिए एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारा जो कंट्री है 130 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है, जिसमें लैंड एक बहुत मेजर चैलेंज है, मतलब स्कार्सिटी रहती है। ठीक है, बहुत सारे बैलेंस लैंड भी है, बट एक लैंड भी एक बहुत चैलेंजेज हैं। तो अगर हम फ्लोटिंग सोलर में जाते हैं तो हम लैंड के यूज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। साथ साथ हमारा टारगेट भी आपको पता ही है कि 100 गीगावाट का 2022 तक का है, और आरई का टारगेट 175 गीगावाट का 2022 तक का है, जो कि इस टारगेट को रिवाइज करके 450 गीगावाट कर दिया गया 2030 तक। तो हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें एक फ्लोटिंग सोलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड, इस अगर फ्लोटिंग सोलर को अगर हम लोग लगाते हैं, फ्लोटिंग सोलर को अगर प्रमोट करते हैं, तो हमारी कंट्रीज में एक यूनिफॉर्मिटी भी आ सकती है सोलर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में। अगर हम सोलर प्रोजेक्ट देखते हैं तो कुछ ही स्टेट्स में कंसनट्रेटेड है, कैसे जहाँ पर सोलर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है और बैरल लैंड्स की अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पर सोलर ज़्यादा तेज़ी से लग रहा है। जैसे राजस्थान है ना, राजस्थान, गुजरात है ना, एमपी और साउदर्न स्टेट भी हैं, तो वहाँ पर बेसिकली कंसनट्रेटेड हो गए। कुछ 5 या 6 स्टेट्स ही हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगे जा रहे हैं। लेकिन अगर फ्लोटिंग सोलर के यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि मैक्सिमम बहुत सारे स्टेट्स में वाटर बॉडीज़ तो हैं, कुछ कम हैं या कुछ ज़्यादा भी हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हर स्टेट्स में वाटर बॉडीज़ हैं। तो अगर उन वाटर बॉडीज़ को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग सोलर प्रोजेक्ट्स को लगा सकते हैं फ्लोटिंग, तो एक यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें है, वाटर कंजर्वेशन। हम सबको पता है कि अगर जो वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेशन को काफ़ी हद तक अगर हम अगर सरफेस को उसको ढक दें तो उसके वाटर इवेपोरेशन को कम किया जा सकता है। तो अगर हम पैनल्स में अगर हम जाते हैं, फ्लोटिंग सोलर में जाते हैं, तो एक स्टडी है, उस स्टडी के हिसाब से 40% तक वाटर इवेपोरेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि कहा कि जो हमारे लिए यूजेबल वाटर है उससे भी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है, तो उस इवेपोरेशन को हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, हम सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो सोलर पैनल्स होते हैं, तो क्लीनिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये वाटर बॉडीज़ में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए इसकी मतलब क्लीनिंग बहुत इजी है, मतलब क्लीन किया और जो वाटर, जो वेस्ट वाटर फिर वाटर में चला गया, तो क्लीनिंग भी इजी है और इजीली अवेलेबल भी है। इसकी वजह से इसमें क्या हो सकता है कि वाटर कंजम्पशन का भी कम हो सकता है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा क्लेम, सबसे जो बड़ा क्लेम किया जाता है वो है हाई एफिशिएंसी ऑफ पैनल्स। इसमें एक स्टडी की गई है, बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं, उस रिपोर्ट्स के हिसाब से 5 से 15% तक एफिशिएंसी बढ़ जाती है पैनल की। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडीज़ की होने की वजह से वहाँ पर ठंडा रहता है, जो कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उस टेम्परेचर कोफिशिएंट को कम कर देता है, तो जिसकी वजह से हाई जो एफिशिएंसी है, पैनल की एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जो आपको पता है कि बहुत सारे हाइड्रो प्लांट्स ऐसे हैं, उनके अपने स्टोरेज हैं, अगर वहाँ पर अगर हम लोग लगाते हैं फ्लोटिंग सोलर को, तो अगर हाइड्रो प्लांट है तो ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, पावर इवेक्यूएशन के लिए ग्रिड स्टेशन भी होगा। तो उस इसका मतलब ये है कि फ्लोटिंग सोलर में जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं, मतलब इजीली एकोमोडेट किया जा सकता है फ्लोटिंग सोलर को, अगर टेक्निकली फिजिबल है तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो हाइड्रो प्लांट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक जो सोलर है बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में कैसे है कि अगर हम सोलर पे प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम दिन में इसको यूज़ कर सकते हैं और रात को हम जो स्टोरेज है वाटर का उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोलर फ्लोटिंग सोलर को हम लोग जहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर एज ए कॉम्प्लीमेंट्री यूज भी कर सकते हैं। ये सब तो बहुत सारे एडवांटेजेज हो गए, लेकिन अब इसके बहुत सारे चैलेंजेज भी हैं। जो मैक्सिमम वाटर बॉडीज है जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और बहुत सारी एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व होती है। वाटर बॉडीज होता है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, बहुत सारे वाटर। तो अगर प्रोजेक्ट्स लगाना तो हमें अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारे स्टेट एजेंसीज के पास जाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही टीडियस जॉब है और चैलेंजिंग जॉब है। एक तो ये हो गया आपका अप्रूवल साइड से। दूसरा, कैपिटल कॉस्ट इसमें सीधे सीधे बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ सर्वे हैं और कुछ रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कैपिटल कॉस्ट इसमें 20 to 25% बढ़ जाता है। तो कैपिटल कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका टैरिफ भी बढ़ गया। अगर हम लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं, टैरिफ बेस्ड बिडिंग होती है, तो वहाँ पर टैरिफ भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसके ऑथेंटिक सोर्स नहीं कहा, ये बोला जाता है कि 80 पैसा से 1 रुपया तक का टैरिफ जो है अगर फ्लोटिंग सोलर लगा रहे हैं तो इतना हायर टैरिफ होता है। नेक्स्ट इसमें जाते हैं O&M कॉस्ट। ये बहुत ही ऑब्वियसली है, O&M कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है और स्पेसिफिक मैन पावर चाहिए इसके लिए, जो कि इस चीज़ को मेंटेन कर सकें।
रही बात प्रोजेक्ट लगाने की, तो हम ये तो अच्छी बात है कि ठीक है, हमारे पास वाटर बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, हम प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड डेटा हमारे पास नहीं है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, उसके लिए डेटा होना चाहिए। जो रिजर्वायर है हमारे पास, उनकी डेटा नहीं है। डेटा किससे रिलेटेड, मतलब क्या डेप्थ है उनकी, क्या नीचे स्टेटस है, बाथीमेट्री, जियो टेक्निकल, इन सब से रिलेटेड जो डेटा है, डेटा भी अवेलेबल प्रॉपर नहीं है। और ये हम जो फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी और नेसेंट टेक्नोलॉजी है। इसका बहुत ही पुराना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो सो दैट कि हम इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हो लॉन्ग टर्म में कि मतलब इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। इफ़ेक्ट कैसे बात कर सकते हैं? इफ़ेक्ट दो तरीके से होता है इसमें। एक तो इफ़ेक्ट वो है कि जो कि इक्विपमेंट्स पर लॉन्ग टर्म में वाटर का क्या इफ़ेक्ट रहा। इक्विपमेंट से मतलब क्या है, जैसे इक्विपमेंट जैसे प्लांट कंपोनेंट्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स पे क्या इफेक्ट रहा लॉन्ग टर्म। अगर वाटर के आसपास रहते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली पैनल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। मॉड्यूल्स हो गए, केबल्स हो गए, तो एक्चुअली प्लांट कंपोनेंट में क्या इफेक्ट, प्लांट कंपोनेंट जो ये सब है उन सब का लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। प्लस सोशियो इकोनॉमिक पर, मतलब अगर हम लोग फ्लोटिंग सोलर की बात करते हैं, तो फ्लोटिंग सोलर एक्चुअली किस पर फ्लोट होता है? वो फ्लोटर्स होते हैं, फ्लोटर्स पे पैनल होते हैं। तो उस फ्लोटर्स का उस वाटर बॉडीज़ पे क्या इम्पैक्ट रहा इन द लॉन्ग रन, इसका भी हमारे पास डेटा नहीं है। तो दोनों साइड से फ्लोटर्स का वाटर बॉडीज़ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा लॉन्ग टर्म में, और वाटर का इक्विपमेंट्स पर, प्लांट कंपोनेंट्स पर क्या लॉन्ग टर्म में इफेक्ट रहा, इसका भी हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि अगर हम और बात करते हैं चैलेंजेस की, तो थोड़ा सा इसकी जो इंजीनियरिंग होती है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स की सेंस में, तो जैसे कि वाटर लेवल का, अगर जैसे कई बहुत सारे वाटर बॉडीज ऐसे हैं कि जहाँ पर लेवल का वेरिएशन होता रहेगा, फ्लो लेवल हो गया, विंड पावर है, इस वजह से थोड़ा सा इंजीनियरिंग जिसका होता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेम वही है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, इसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हाई करनी पड़ती है। ये तो कंसिडरेशन है कि तो मॉइस्चर बहुत सारे जो पैरामीटर है उसको इफेक्ट डालेंगे, इसलिए थोड़ा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट स्ट्रिंजेंट करनी पड़ती है। ये भी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग डिज़ाइन का ही पार्ट हो जाता है। और जो मूरिंग और जो एंकरिंग है, एंकरिंग मूरिंग, उसकी भी कंस्टेंट को कंसीडर किया था। कहने मतलब है कि थोड़ा सा क्या ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग हो जाता है इसमें। और हम अगर इंडिया कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो हमारे पास जो फ्लोटर्स को सप्लाई करने वाले हैं, तो सप्लायर्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि O&M भी एक इशू है इसमें, बहुत ही थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसलिए एक चैलेंज है। और कोई भी फ्लोटर्स को लेकर कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये सब चैलेंजेज हैं। तो ये आपका डेटा रहा इस न्यूज़ के बारे में, प्लस फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट्स के बारे में। और मैं आपको इसके लिए फ्लोटिंग सोलर पीवी पे आपको एक सेपरेट मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि फ्लोटिंग सोलर पीवी क्या होता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, प्लस इंडिया में फ्लोटिंग सोलर की क्या क्यों ज़रूरी है, क्या चैलेंजेस हैं इंडिया कंटेक्स्ट में, हम उसके बारे में डिटेल मैं आपको इस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी रिफ़र करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।